So welcome back to the session of UPSC Geography, Environment and Ecology PYQ of 2017 for Civil Services Examination। 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से अबाउट 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन इंडिया if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? Correct answer is A. It enjoy the same level of production as the tiger. इंडिया में टॉर्टोइज की किसी स्पीसीज को अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है, देन उसको वही प्रोटेक्शन लेवल गिवन किया जाता है जो टाइगर को गिवन किया गया है। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ को शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 के अंदर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन गिवन किया गया है। ऑफेंसेस अंडर दीज शेड्यूल्स अट्रैक्ट द हाईएस्ट पेनल्टीज। इन शेड्यूल के अंडर जो भी ऑफेंसेस किए जाते हैं उसके लिए हाईएस्ट पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है। सिंस द टाइगर इज इन शेड्यूल 1, एनी अदर एनिमल प्लेस्ड इन शेड्यूल 1 लाइक सर्टेन टॉर्टोइज स्पीसीज रिसीव द सेम डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। सिंस टाइगर शेड्यूल 1 के अंदर लिस्ट किया गया है, शेड्यूल 1 के अंदर किसी अदर एनिमल को भी अगर लिस्ट किया जाता है सच एज टॉर्टोइज स्पीसीज को इसमें लिस्टिंग किया गया है। लिस्टिंग करने के बाद उस वाइल्ड लाइफ को हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन रिसीव होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म MSTP is sometimes seen in the news in context of, correct answer is B, maintenance of tiger reserve। MSTP टर्म्स फ्रिक्वेंटली न्यूज में देखा जाता रहा है और ये टाइगर रिजर्व्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड है। So let's discuss in detail। MSTP stand for Monitoring System for Tigers Intensive Production and Ecological Status। It is a software-based monitoring system launched by National Tiger Conservation Authority to assist forest guard in patrolling and to help managers evaluate the intensity of production in tiger reserve। MSTP जिसका फुल फॉर्म मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस है। ये एक NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू टाइगर रिजर्व्स का मॉनिटरिंग किया जाता है। मोर अबाउट द NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। NTCA is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। NTCA एक statutory body है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। It was established in 2005 following the recommendations of the Tiger Task Force to reorganize the management of Project Tiger and India's many tiger reserves। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर एंड मैनी टाइगर रिजर्व्स के मैनेजमेंट के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए 2005 में NTCA एस्टेब्लिश किया गया था। लीगल स्टेटस एंड स्ट्रक्चर। NTCA was constituted under the enabling provision of the Wildlife Protection Act 1972 as amended in 2006। NTCA को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एंड इसके लिए 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया था। चेयरपर्सन, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका चेयरपर्सन होता है। वाइस चेयरपर्सन, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेम मिनिस्ट्री। मेंबर्स इंक्लूड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द सेक्रेटरी ऑफ MOEFCC एंड एक्सपर्ट्स इन कंजर्वेशन एंड ट्राइबल वेलफेयर, ये सब इसके मेंबर होते हैं। की पावर्स एंड फंक्शंस, NTCA के क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। अप्रूवल ऑफ टाइगर कंजर्वेशन प्लान, टाइगर कंजर्वेशन प्लान के लिए अप्रूवल गिवन करता है। सेटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ की पावर्स एंड फंक्शंस हैं। मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय NTCA, NTCA के द्वारा मेजर इनिशिएटिव क्या क्या टेकन किए गए हैं। NTCA is responsible for several modern technological and strategic shifts in Indian conservation. Project Tiger,
NTCA is the nodal body implementing this centrally sponsored scheme, which provide funding and guidance to the Tiger Range state. NTCA का जो बिगेस्ट इनिशिएटिव रहा है प्रोजेक्ट टाइगर रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करने वाली ये एक नोडल बॉडी है। प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि टाइगर रेंज स्टेट के लिए फंडिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। MSTPG, a software-based system monitoring system of tiger intensive protection and ecological status, was launched by NTCA to digitize patrolling and ecological monitoring. पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग को डिजिटाइज करने के लिए एनटीसीए ने एमएसटीपी सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया। टाइगर ट्रांसलोकेशन, इट ओवरसीज द रिलोकेशन ऑफ टाइगर टू एरियाज वेयर दे हैव गॉन एक्सटेंट। जिन एरियाज में टाइगर एक्सटेंड हो चुके हैं उन एरियाज में टाइगर को रिलोकेट किया जाता है, सच एज सरिस्का एंड पन्ना और बैलेंस पॉपुलेशन। सरिस्का जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना एमपी में है। यहाँ पर टाइगर एक्सटेंड हो चुके हैं और यहाँ पर रिलोकेट करने के लिए एनटीसीए एफर्ट्स करता है। EI, an intelligence surveillance system using thermal cameras for 24/7 monitoring in sensitive areas like Corbett Tiger Reserve. कुछ सेंसिटिव एरियाज लाइक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यहाँ पर 24/7 मॉनिटरिंग करने के लिए EI एक इनिशिएटिव है एनटीसीए के द्वारा टेकिंग किया गया है। 4 ईयरली टाइगर सेंसस, इंडिया में टाइगर सेंसस एवरी 4 ईयर में किया जाता है और ये एनटीसीए के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टास्क ऑफ एनटीसीए इन कोलैबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन एंड रिपोर्ट। एनटीसीए इंडिया में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज करता है। मेथड्स, इट यूजेज अ मिक्स ऑफ ग्राउंड सर्वे एंड कैमरा ट्रैप इमेजेस। सर्वे करने के लिए ये कुछ ग्राउंड सर्वे एंड कैमरा ट्रैप इमेजेस का यूज करता है। रिसेंट ट्रेंड्स, 2022 census released in 2023 saw a significant increase in India's tiger population, confirming that India holds over 75% of world's wild tiger population. 2023 टाइगर सेंसस का जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, स्पेशली 2022 का सेंसस था जो कि 2023 में रिलीज किया गया था। इस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का अबाउट 75% पॉपुलेशन इंडिया में अवेलेबल है। विलेज रिलोकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन हैं। The NTCA provide a legal framework for the voluntary relocation of people living in the core or critical tiger habitat to create inviolate spaces for tigers. It ensures that the compensation packages currently rupees 15 lakh per family or land for land are implemented according to the law. Question number 3. From the ecological point of view, which one of the following assume importance in being a good link between the Eastern Ghat and Western Ghat? ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बिटवीन गुड लिंक का वर्क इनमें से कौन करता है? करेक्ट आंसर इज ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बिटवीन एक लिंक का वर्क करता है। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। This makes it a vital genetic link and corridor for wildlife, particularly elephants and tigers, moving between the two mountain systems. About the सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व is one of the most frequent cited reserves in the UPSC exam due to its unique geographical positioning and recent conservation success. Geographical positioning, यूनिक जियोग्राफिकल पोजिशनिंग एंड रिसेंट कंजर्वेशन सक्सेस की वजह से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक फेमस टाइगर रिजर्व रहा है। लोकेटेड इन एरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2013, द फोर्थ इन द स्टेट।
2013 में सत्यमाला टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। तमिलनाडु में ये फोर्थ टाइगर रिजर्व रहा है। द गेटवे ज्योग्राफी लोकेशन एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट कनेक्टिविटी Satyamangala Tiger Reserve act as a vital wildlife corridor linking the Nilgiri Biosphere Reserve to the Eastern Ghat, specifically the Billigiri Ranganatham Swami Temple Tiger Reserve in Karnataka and Malai Madheswara Wildlife Sanctuary in Karnataka. Landscape The terrain is hilly and undulating, with altitude ranging from 750 meter to over 1,600 meter. Rivers: It is primarily derived by Moyar River, which flows through a deep canyon known as the Moyar Gond, and the Bhavani River. सत्यमानम टाइगर रिजर्व से मेरे टू रिवर्स फ्लो होती हैं, मोयार रिवर एंड भवानी रिवर। मैप में हम देख सकते हैं सत्यमानम टाइगर रिजर्व यहाँ पर गिवन है और अदर बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व सेंचुरीज यहाँ पर गिवन है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा एंड फौना सत्यवांगलम टाइगर रिजर्व में कौन कौन से फ्लोरा एंड फौना है, इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। द TX2 अवार्ड एंड कंजर्वेशन, इसको टी मल्टीप्लाई टू भी बोल सकते हैं। इन 2022 सत्यवांगलम won the prestigious international टी इंटू टू अवार्ड। 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड गिवन किया गया। टी फॉर टाइगर मल्टीप्लाई टू, यानी टाइगर की डबल पॉपुलेशन करने की वजह से इसको ये प्रेस्टीज इंटरनेशनल अवार्ड गिवन किया गया। Why this award was given? The tiger population doubled from 25 in 2011 to approximately 80 in just a few years. 2011 में सत्यावान टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन ओनली 25 थी। कुछ ही ईयर्स में इसको डबल किया गया। कुछ एफर्ट्स यहाँ पर टेकिंग किए गए टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही वजह है कि इसको ये प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल अवार्ड गिवन किया गया है। स्ट्रेटजी: This success was attributed to intensive patrolling using MSTPs, community-based conservation, and the removal of intensive species like Lanthana cambra. ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटीज इन सत्यमानव टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व के आसपास कौन कौन सी कम्युनिटीज लिविंग करती हैं? STR is home to several indigenous tribal groups who live in harmony with the forest, such as Soligas, Irulas, कुरुम्बाज, ओरिलिस, ये कुछ यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग करती हैं। यूपीएससी नोट: These tribals are often involved in village forest committees to assist in anti-poaching and forest management. एंटी-पोचिंग एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए ये ट्राइबल कम्युनिटीज विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज में इन्वॉल्व होती रही हैं। की पॉइंट्स अबाउट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है। Question number 4. In the context of solving pollution problems, are the advantages of the bioremediation technique? पॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कॉन्टेक्स्ट में बायोरेमेडिएशन टेक्निक के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? नंबर 1, इट इज अ टेक्निक फॉर किलिंग द pollution by enhancing the same biodegradation process that occur in nature. बायोरेमेडिएशन टेक्निक के अंदर ये एक ऐसी टेक्निक है पॉल्यूशन को क्लीन करने का, जिसमें बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस को एनहांस किया जाता है। जिस तरह से नेचर के अंदर बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस वर्क करता है, उसी तरह से बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस को एनहांस करके पॉल्यूशन को क्लीन करने की टेक्निक है। एनी contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms. This is wrong because हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड से रिलेटेड अगर कोई कॉन्टामिनेंट है किसी कम सब्सटेंस के अंदर, बायोरेमेडिएशन प्रोसेस के थ्रू इन्हें ट्रीट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, genetic engineering can be used to create a microorganism specifically designed for bioremediation. This is correct. माइक्रोऑर्गेनिज्म बायोरेमेडिएशन माइक्रोऑर्गेनिज्म क्रिएट करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जा सकता है। Yes, this is correct. So correct answer is C. Only 1 and 3 statement are correct. So let's discuss in detail.
Why statement 2 is incorrect? Because heavy metals like lead and cadmium are not readily and completely treated. They are toxic to most microbes and often require a specific hyperaccumulator plant or a specialized process rather than a standard microbial bioremediation. Statement 3 is correct. Question number 5. If you want to see gharials in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? अगर आपको घड़ियाल देखना है नेचुरल हैबिटेट में तो इसके लिए बेस्ट प्लेस क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज बी, चंबल रिवर. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. The National Chambal Sanctuary is the most significant stronghold for the critically endangered gharial. While they are found in the other North Indian rivers, the Chambal provide the most pristine natural habitat for them. घड़ियाल नॉर्थ इंडिया के अदर रिवर्स में भी फाउंड किया जा सकता है, बट चंबल रिवर इसको मोस्ट प्रिस्टाइन नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करती है. मोर अबाउट द चंबल रिवर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. चंबल रिवर is one of the most important tributaries of Yamuna River and is a major component of a Gangetic drainage system. चंबल रिवर यमुना रिवर की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है और ये गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है. Geographic course. Unlike most Himalayan or peninsular rivers, the Chambal flow northward, cutting through the heart of the central India. ये northward flow करती है. Origin. It rises in the Janapao hills of Vindhya ranges near Maho in the Indore district of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश जानापव हिल्स ऑफ द विंध्या रेंज से ये ओरिजिन होता है इस रिवर का. स्टेट्स कवर्ड. मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी स्टेट इसके थ्रू कवर किए गए हैं. कॉन्फ्लुएंस. इट जॉइन द यमुना रिवर इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एट अ साइट नोन एज पंचनाड. इटावा डिस्ट्रिक्ट में ये यमुना रिवर के साथ मीट करती है. जिस प्लेस पर ये मीट करती है दिस इज नोन एज पंचनाड बिकॉज इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ 5 रिवर्स चंबल, पारी, सिंध, पाहुज एंड यमुना. The Chambal Ravines. Most distinctive feature of the Chambal is its badland topography. Gully erosion. The river has carved a deep, narrow valley called ravines or cuts in the soft alluvial soil. Reason. The lack of vegetation and the nature of soil lead to intense gully erosion, making the land unsustainable for the agriculture. Historically, these ravines provide cover for the famous dacoits of Chambal. मेजर ट्राइब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर. चंबल रिवर के मेजर ट्राइब्यूटरीज क्या क्या हैं? सच एज बनास, मेज, पार्वती, काली, सिंध, सिप्रा. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर. चंबल रिवर पर कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी हैं. चंबल वैली प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर डैम्स बिल्ट इन अ कैस्केड मैनर. चंबल रिवर पर चंबल वैली प्रोजेक्ट एमपी एंड राजस्थान के कॉर्पोरेशन से एक बनाया गया जॉइंट वेंचर है और जिसके अंदर 4 मेजर डैम्स चंबल रिवर पर बिल्ड किए गए हैं. गांधी सागर डैम इन एमपी, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान है, जवाहर सागर डैम राजस्थान है, कोटा बैरेज इन राजस्थान. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. चंबल रिवर में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. Chambal is considered one of the cleanest river in India because it is largely unpolluted by industrial waste. This makes it a haven for rare aquatic species. National Chambal Sanctuary, a tri-state protected area, MP, Rajasthan, UP, managed primarily for घड़ियाल, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, रेड क्राउन रूप टर्टल, इंडियन स्कीमर्स. ये यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं. चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी एक ऐसा सेंचुरी है जो 3 स्टेट के द्वारा प्रोटेक्टेड किया गया है. चंबल रिवर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेबुलर फॉर्म में गिवन है. क्वेश्चन नंबर 6. In the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? इनमें से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए पॉसिबल साइट्स क्या क्या हो सकते हैं? Abundant and uneconomic coal stems, depleted oil and gas reservoirs, subterranean deep saline formations. Correct answer is D.
सभी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए पोटेंशियल साइट हो सकते हैं। All three are considered viable options for geographical carbon sequestration. CO2 can be injected into depleted reservoirs to enhance oil recovery or stored permanently in deep saline aquifers and unminable coal streams. Question number 7. Consider the following statement in respect of a trade-related analysis of फ्लोरा एंड fauna एंड कॉमर्स। ट्रैफिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये यूएनईपी के अंडर नहीं आता है। मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन विल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दिस इज करेक्ट बिकॉज ट्रैफिक का जो मेन मिशन है वो ये है कि ये इंश्योर किया जाए कि विल्ड प्लांट्स एंड एनिमल का ट्रेड इस तरह से किया जाए कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर को किसी टाइप का थ्रेट ना हो। So correct answer is B. Only two statement is correct. So let's discuss in detail. Why statement 1 is incorrect? Because traffic is a joint program of a wildlife fauna and the International Union for Conservation of Nature. WWF and IUCN का एक joint program है. It is not a UN bureau. Statement 2 is correctly describe its mission. मोर अबाउट ट्रैफिक। ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक इज अ लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन विल्ड एनिमल्स एंड प्लांट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्रैफिक एक लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट के ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड वर्किंग को डील करता है, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये सभी एनिमल एंड प्लांट्स को प्रोडक्ट करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग करता है। Origins and institutional structure. A common trap in prelims is the assumption that traffic is a UN body. यूपीएससी प्रीलिम्स में कॉमन ट्रैप हो सकता है, स्पेशली ये दिया जाता है कि ट्रैफिक एक यूएन बॉडी है, बट ऐसा नहीं है। फाउंडेड इन 1976 में इसको फाउंड किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। हेडक्वार्टर्स कैम्ब्रिज यूके। लीगल स्टेटस, इट इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस नॉट अ गवर्नमेंट रन ब्यूरो और अ यूएन एजेंसी। Objectives of traffic. The primary goal of traffic is to ensure that trade in a wild plants and animal is not a threat to the conservation of nature. प्लांट एंड एनिमल के ट्रेड को मॉनिटर करना, सस्टेनेबिलिटी एंड इलीगल ट्रेड को फोकस करना इसका मेन एम है। रिलेशनशिप विद साइट्स, साइट्स के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। व्हाइल ट्रैफिक इज एन एनजीओ, इट वर्क वेरी क्लोजली विद साइट्स व्हिच इज अ लीगली बाइंडिंग इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। ट्रैफिक एक एनजीओ है, बट ये साइट्स के साथ वेरी क्लोजली तरीके से वर्क करता है। साइट्स जो कि एक लीगली बाइंडिंग इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। द लिंक, ट्रैफिक प्रोवाइड द टेक्निकल एंड साइंटिफिक डाटा दैट साइट्स यूजेस टू डिसाइड विच स्पीसीज शुड बी प्रोटेक्टेड एंड विच ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कुड बी अप्लाइड। ट्रैफिक साइट्स के लिए टेक्निकल एंड साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करता है, और इस डाटा का यूज साइट्स ये डिसाइड करने में करता है कि किस स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाए। ATIS, ट्रैफिक मैनेज द एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ATIS ऑन बिहाफ ऑफ साइट्स टू ट्रैक इलीगल ट्रेड इन आइवोरी। आइवोरी के इलीगल ट्रेड को ट्रैक करने के लिए साइट्स के बिहाफ में ट्रैफिक एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करता है। मेजर इनिशिएटिव एंड कैंपेन, ट्रैफिक के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए। वॉन्ट वाइल्ड लाइफ एशिया नेटवर्क फॉर ट्रैफिक, फेयर वाइल्ड स्टैंडर्ड, डोंट बाय ट्रैवल। ट्रैफिक इन इंडिया, ट्रैफिक इंडिया was established in 1991 and operate at a division of WWF इंडिया। 1991 में इंडिया में ट्रैफिक एस्टेब्लिश किया गया था। फोकस एरिया, इट वर्क्स ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ टाइगर्स, leopards, elephant, rhinos, owls, and marine species like sea cucumbers. Training, it conducts capacity building program for forest department and police force in India to help them identify smuggled wildlife parts. ट्रैफिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, और ये जो सभी पॉइंट हैं
ये सभी पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, biological oxygen demand is a standard criterion for correct answer is C, pollution essay in aquatic ecosystem. So let's discuss in detail. BOD, biological oxygen demand, is the amount of residual oxygen needed by aerobic biological organism to break down organic material in a water body. Biological oxygen demand, डिजॉल्व ऑक्सीजन का वो अमाउंट है जिसकी नीड वाटर बॉडी के अंदर अवेलेबल ऑर्गेनिज्म को एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए जिसकी नीड है सो दैट वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सके। हायर BOD इंडिकेट हायर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन एंड लोअर डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ। हायर BOD हायर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है एंड एक्वेटिक लाइफ के लिए ये लोअर डिजल ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है। इट मीन्स अगर किसी पॉन्ड के अंदर रिवर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UNREDD प्लस प्रोग्राम can significantly contribute to protection of biodiversity, resilience of forest ecosystem, poverty reduction. All are correct. So correct answer is D. 1, 2, 3. UNREDD प्लस प्रोग्राम का अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजाइनिंग किया जाता है देन ये प्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिसिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, पॉवर्टी रिडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। The UNREDD plus reducing emission from deforestation and forest degradation goes beyond just carbon. It includes safeguards aimed at ensuring the program benefits biodiversity conservation and the livelihood of forest-dependent indigenous communities, thereby contributing to poverty reduction and ecosystem resilience. About the UNREDD plus UNREDD प्लस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। REDD प्लस का मीनिंग होता है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। REDD plus is a global climate change mitigation strategy. It is a highly important topic for UPSC because it combines environmental conservation with international economics and travel rights. यूपीएससी के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ट्रैवल राइट्स के साथ साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को कंबाइन करता है। व्हाट इज इट स्टैंड फॉर? द प्लस इन REDD प्लस इज क्रूशियल while the original REDD focused solely on reducing emissions. REDD plus expanded to include the role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stock. ओरिजिनल REDD जिसका मेन फोकस ओनली एमिशंस को रिड्यूस करना था, REDD प्लस के अंडर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक पर फोकस किया गया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, REDD प्लस का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ द 3 UN एजेंसीज। ये 3 UN एजेंसीज का एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। FAO, UNDP, UNEP। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अंडरपिनिंग ट्रीटी, इट वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय पार्टीज टू द UNFCCC। प्राइमरली ये UNFCCC के द्वारा डेवलप किया गया। द प्लस एक्टिविटीज, UNREDD प्लस में प्लस के अंडर क्या क्या एक्टिविटी आती है? यूपीएससी ऑफन आस्क व्हाट स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूट द प्लस। देयर आर 5 की एक्टिविटीज।
इस प्लस में मेनली 5 एक्टिविटीज आती हैं: रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, enhancement of forest carbon stock, for example afforestation and reforestation. How it works, the economic incentives. RADD+ किस तरह से वर्क करता है? The core idea is result based payment. Developed countries provide financial incentive to developing countries to keep their forest standing. If a country can prove it has reduced its deforestation rate compared to the baseline, it receive carbon credit or direct funding. अगर कोई कंट्री ये प्रूव करता है कि उसका डिफॉरेस्टेशन रेट रिड्यूस हुआ है, देन उस कंट्री को कार्बन क्रेडिट और डायरेक्ट फंड रिसीव गिवन किया जाता है. दिस टर्न फॉरेस्ट इनटू एन इकोनॉमिक एसेट्स व्हाइल दे आर स्टिल अलाइव rather than only when they are cut down for timber or agriculture. The safeguard for a program to be successful, it must not harm local communities. Cancom safeguard ensure that RADD plus implementation. Cancom safeguard RADD plus के implementation को इंश्योर करता है. इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के लिए लोकल कम्युनिटीज को हम नहीं करना है. RADD प्लस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में RADD प्लस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है. India has a positive stand on RADD+ because of our increasing forest cover. इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है. नोडल एजेंसी. द नेशनल RADD+ strategy was released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. नेशनल RADD+ strategy इंडिया में MOEFCC के द्वारा रिलीज किया गया. It is implemented through the Green India Mission and the Joint Forest Management Committees. RADD+ इंडिया में ग्रीन इंडिया मिशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी भी इसको डील करती है. सिंस इंडिया फॉरेस्ट कवर इज स्टेबल और इंक्रीजिंग, इंडिया स्टैंड टू गेन सिग्निफिकेंट रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर द कार्बन सिक्वेस्टर्ड बाय द फॉरेस्ट. RADD+ से रिलेटेड ये एक टेबल गिवन है. RADD और RADD+ में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं उससे रिलेटेड टेबल गिवन है. क्वेश्चन नंबर 10. विद रेफरेंस टू द रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिवर तीस्ता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एंड कुछ स्टेटमेंट गिवन है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट फाइंड करना है. स्टेटमेंट 1. द सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लो थ्रू सिक्किम. दिस इज रॉन्ग बिकॉज तीस्ता रिवर का सोर्स ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन सोर्स के सेम नहीं है. तीस्ता रिवर का जो सोर्स है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन सोर्स डिफरेंट है. स्टेटमेंट 2. रिवर रंजीत ओरिजिनेट इन द सिक्किम एंड इट इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता. दिस इज करेक्ट बिकॉज रंजीत जो है वो सिक्किम में ओरिजिनेट होती है और ये रिवर तीस्ता के ट्राइब्यूटरी है. रिवर तीस्ता फ्लो into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. रिवर तीस्ता बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है. दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये बांग्लादेश के अंदर पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मेड होती है और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है. सो करेक्ट आंसर इज बी. ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. मैप में हम देख सकते हैं कि तीस्ता रिवर इस लोकेशन पर फ्लो होती है. Why statement 1 is incorrect? The Brahmaputra originated from the Angsi Glacier near Mount Kailash, while the Teesta originated from the Solamho Lake, Pahunri Glacier in Sikkim. ब्रह्मपुत्र रिवर माउंट कैलाश के निकट आंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जबकि तीस्ता रिवर सोहामो लेक पाहुनी ग्लेशियर इन सिक्किम से ओरिजिनेट होती है. Why statement 2 is correct? The Ranjit is indeed the largest tributary of the Teesta and originated in Sikkim. रंजीत रिवर तीस्ता रिवर की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है और ये रिवर सिक्किम से ओरिजिनेट होती है. वह स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. तीस्ता फ्लो इनटू द ब्रह्मपुत्र जमुना इन बांग्लादेश, नॉट डायरेक्टली इनटू द बे ऑफ बंगाल. तीस्ता रिवर पहले बांग्लादेश में जमुना इट मींस
ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मीट होती है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है। अबाउट द तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीस्ता रिवर is a major transboundary river that flows through the Indian state of Sikkim and West Bengal before entering Bangladesh. ये एक मेजर ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो कि सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल स्टेट से फ्लो होकर बांग्लादेश में एंटर करती है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द लाइफलाइन ऑफ सिक्किम एंड इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिप्लोमेटिक डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तीस्ता रिवर सिक्किम की लाइफलाइन है और ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन एक डिप्लोमेटिक डिस्कशन का एक क्रिटिकल पॉइंट भी है। जियोग्राफिकल कोर्स, तीस्ता रिवर का जियोग्राफिकल कोर्स क्या है? द तीस्ता इज नोन फॉर इट्स हाई वेलोसिटी फ्लो एंड ड्रामेटिक माउंटेन सीनरी। इसका फ्लो काफी हाई है। origin, it originated from the Pahuri or Tista Kangsi glacier and is also fed by the Sohamo Lake in North Sikkim at an altitude of over 5,300 meter. तीस्ता रिवर पाहुरी ग्लेशियर और तीस्ता कांगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। साथ ही नॉर्थ सिक्किम में सोहाम लेक भी इसको फीड करती है। अबाउट 5,300 मीटर से ओरिजिनेट होती है। स्टेट कवर्ड सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल कॉन्फ्लुएंस, इट इवेंचुअली जॉइन द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज द जमुना इन बांग्लादेश एंड फुलछारी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मीट करती है और ये फुलचारी प्लेस पर मीट करती है। मेजर ट्राइब्यूटरी, रंजीत रिवर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइब्यूटरी। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तीस्ता एंड रंजीत एंड मैले इज अ फेमस जियोग्राफिकल लैंडमार्क एंड अ पॉपुलर व्हाइट वाटर राफ्टिंग स्पॉट। जिस प्लेस पर तीस्ता रिवर रंजीत रिवर से मीट करती है वो एक फेमस जियोग्राफिकल लैंडमार्क है जो कि व्हाइट वाटर राफ्टिंग स्पॉट के तौर पर पॉपुलर है। की फीचर्स फॉर यूपीएससी, तीस्ता रिवर के की फीचर्स क्या क्या है? कोर्स शिफ्ट, हिस्टोरिकली द तीस्ता यूज्ड टू फ्लो इनटू द गंगा, however after the devastating flood of 1787 the river shifted its course eastward to join the Brahmaputra. हिस्टोरिकल तीस्ता रिवर गंगा के साथ मीट हुआ करते थे बट 1787 में एक डिवास्टेटिंग फ्लड आया। इस फ्लड ने इसके कोर्स को ईस्टवर्ड कर दिया और ब्रह्मपुत्र के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। एंटीसीडेंट रिवर, इंडियन एंटीसीडेंट रिवर मीनिंग इट एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयज एंड कट डीप गॉर्जेस थ्रू द माउंटेन। तीस्ता रिवर एक एंटीसीडेंट रिवर है। इट मीन्स जिस टाइम पर हिमालय नहीं था, हिमालय का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले से ये इसका एग्जिस्टेंस था। मोयार गोर्ज वर्सेस तीस्ता गोर्ज, while the Chambal is known for ravines, the Tista is famous for its deep V-shaped valley and gorges in the Sikkim Himalaya. चंबल रिवर ravines के लिए फेमस है। तीस्ता रिवर डीप वी शेप्ड वैलीज के लिए फेमस है, गॉर्जेस के लिए फेमस है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तीस्ता रिवर पर कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? द तीस्ता हैज इमेंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल which has led to the construction of several dams, though these are often controversial due to ecological concern in the fragile Himalayan belt. Teesta 5, major 510 megawatt power station located in Sikkim. तीस्ता 5 एक मेजर 500 मेगावाट पावर स्टेशन है जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। तीस्ता लॉ डैम प्रोजेक्ट है, several stages of dam located in the West Bengal. The Teesta water dispute. This is a recurring theme in the international relations GS paper 3 conflict. Bangladesh seek a higher share of the Teesta water, especially during the dry season to support its agriculture in the northern plain. India's position. Since water is a state subject in India, the West Bengal government has raised concern that diverting too much water to Bangladesh would hurt the irrigation needs of the North Bengal region, especially the Teesta Barrage project. बायोडाइवर्सिटी इन तीस्ता रिवर में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
तीस्ता बेसिन इन पार्ट ऑफ द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, फ्लोरा फोना यहाँ पर क्या क्या है उससे रिलेटेड पॉइंट्स गिवन है। तीस्ता रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11, what are the advantages of the implementing the national agriculture market enam scheme? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और इनम स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं। India PAN and electronic trading portal for agricultural commodities. This is correct because e-नाम scheme एक PAN and electronic trading portal है agriculture commodities से related. It provides the farmers access to nationwide market with prices commensurate with the quality of their produce. फार्मर्स को ये उनके प्रोड्यूस के क्वालिटी के बेस पर प्राइसेस प्रोवाइड करता है। दिस इज करेक्ट। Enam is a virtual market that connects existing physical APMC mandis to create a unified national market. Enam एक वर्चुअल मार्केट है जो कि इंडिया में एग्जिस्टिंग फिजिकल APMC मंडीज को कनेक्ट करते हैं सो दैट यूनिफाइड नेशनल मार्केट इंडिया में एस्टेब्लिश किया जा सके। It helps in price discovery through real-time bidding and ensure farmers get better prices based on the actual quality of their crop. Question number 12. With reference to the ocean mean temperature (OMT), which of the following statement is are correct? OMT से related कौन सा statement correct है find करना है। Statement 1. OMT is measured up to a depth of 26 degree isotherm, which is 129 meter in the southwest ocean during southwestern Indian Ocean during January to March. This is wrong because ये 129 मीटर पर नहीं होते हैं, 50 to 100 मीटर के आसपास होते हैं। स्टेटमेंट 2. OMT collected during January to March can be used to assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long-term mean. ओशन मीन टेम्परेचर जो कलेक्ट किया जाता है वो जनवरी से मार्च के बिटवीन किया जाता है और इस टेम्परेचर का यूज मानसून रेनफॉल के अमाउंट को असेस करने के लिए किया जा सकता है। दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। While ocean mean temperature is measured using the 26 degree isotherm, that depth is not fixed at 129 meter. It varies. In the southwest Indian Ocean, it typically ranges between 50 to 100 meters. Why statement 2 is correct? Scientists found that OMT has a better success rate in predicting the Indian summer monsoon compared to sea surface temperature, which has a success rate of only about 60%. अबाउट ओशन मीन टेम्परेचर, ओशन मीन टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओशन मीन टेम्परेचर हैज इमर्ज्ड एज अ मोर रिलायबल मैट्रिक देन सी सरफेस टेम्परेचर फॉर प्रेडिक्टिंग वेदर पैटर्न, पर्टिकुलरली द इंटेंसिटी ऑफ इंडियन समर मानसून। ओशन मीन टेम्परेचर सी सरफेस टेम्परेचर के कंपेयर में मोर रिलायबल मैट्रिक होता है। स्पेशली इसके थ्रू वेदर पैटर्न को मेजर किया जाता है। इंडियन समर मानसून के इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है। व्हाइल सी सरफेस टेम्परेचर ओनली मेजर द टेम्परेचर ऑफ द टॉप फ्यू मिलीमीटर ऑफ द ओशन। ओशन मीन टेम्परेचर प्रोवाइड अ डीपर लुक एट द हीट एनर्जी स्टोर्ड विद इन द अपर लेयर्स। सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो ओशन के ओनली टॉप फ्यू मिलीमीटर के टेम्परेचर को मेजर करता है, जबकि ओशन मीन टेम्परेचर अपर लेयर के अंदर जो ओशन में हीट एनर्जी स्टोर्ड है उसको मेजर करता है। व्हाट इज ओशन मीन टेम्परेचर? ओशन मीन टेम्परेचर क्या होता है? ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशन फ्रॉम द सरफेस टू डाउन टू अ स्पेसिफिक डेप्थ, यूजुअली द 26 डिग्री आइसोथर्म। ओशन मीन टेम्परेचर ओशन में सरफेस टू डाउन एक स्पेसिफिक डेप्थ पर टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। स्पेसिफिक डेप्थ मीन्स यहाँ पर 26 डिग्री आइसोथर्म पर इसको मेजर किया जाता है। द 26 डिग्री आइसोथर्म is the depth at which the water temperature reaches exactly 26 degrees Celsius.
26 डिग्री आइसोथर्म ये वो डेप्थ होती है ओशन या सी का जहाँ पर ओशन टेम्परेचर अबाउट 26 डिग्री होता है, 26 डिग्री सेल्सियस होता है डेप्थ। इन द इंडियन ओशन दिस डेप्थ टिपिकली वरीज बिटवीन 50 टू 100 मीटर। इंडियन ओशन में जो डेप्थ होता है टिपिकली 50 टू 100 मीटर के बिटवीन होता है। मेजरमेंट अनलाइक SST sea surface temperature which is measured via satellite infrared sensors, OMT is gathered using agrofloats, mode buoys and ship-based XBT. Why OMT is superior to SST? OMT sea surface temperature से क्यों superior है? For decades, meteorologists relied on sea surface temperature to predict the monsoon. However, OMT is proven to be a better predictor for several reasons. For decades, meteorologists मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए सी सरफेस टेम्परेचर का ही यूज करते रहे, इसी पर रिलाई करते रहे हैं। OMT का अब सेवरल रीजन्स की वजह से मानसून प्रेडिक्टिंग के लिए यूज किया जाता है। वेरियस रीजन सच एज थर्मल इनर्शिया, एनर्जी रिजर्वियर, प्रेडिक्शन एक्यूरेसी, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मानसून, इंडियन मानसून पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? The southwestern monsoon is driven by the temperature difference between the Indian land masses and the surrounding oceans. साउथ वेस्टर्न मानसून जो ड्राइव किया जाता है वो इंडियन लैंड मासेस एंड सराउंडिंग ओशंस के बिटवीन जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके बेस पर यहाँ का साउथ वेस्टर्न मानसून ड्राइव होता है। हीट ट्रांसफर व्हेन OMT इज हाई, ओशन मेन टेम्परेचर अगर हाई है तो ओशन होल्ड मोर एनर्जी। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन एंड लेटेंट हीट। ओशन मेन टेम्परेचर अगर हाई है इट मीन्स ओशन ने मोर एनर्जी होल्ड किया हुआ है और ओशन के अंदर ये जो एनर्जी होती है वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन लेटेंट हीट की फॉर्म में पहुंचती है। Moisture supply, higher OMT lead to increased moisture in the air, which is then transported toward the Indian subcontinent by monsoon winds. OMT ओशन मीन टेम्परेचर अगर हाई होगा तो इससे एयर में मॉइस्चर भी इंक्रीज होगा और ये एटमॉस्फेयर में एयर में जो मॉइस्चर है ये कोई ट्रेड विंड्स के द्वारा या मॉनसून विंड के द्वारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ ट्रांसफर कर दी जाती है। स्टेबिलिटी because ocean mean temperature does not fluctuate daily like surface temperature. It provides a clear picture of the seasonal moisture supply months in advance. ओशन mean temperature डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट नहीं होता है जबकि सी सरफेस टेम्परेचर डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट होता है। यही वजह है कि ओशन mean टेम्परेचर हमें मंथ एडवांस प्रेडिक्शन भी गिवन कर सकता है। OMT एंड साइक्लोजेनेसिस, ओशन mean टेम्परेचर एंड साइक्लोन्स के बिटवीन क्या रिलेशन है? OMT is also a critical factor in the intensification of tropical cyclone. ट्रॉपिकल साइक्लोन के इंटेंसिफिकेशन में भी OMT एक क्रिटिकल फैक्टर होता है। द हीट इंजन, साइक्लोन रिक्वायर वार्म वाटर टू सस्टेन देमसेल्फ। साइक्लोन अपने आप को सस्टेन करने के लिए इन्हें वार्म वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इफ द OMT इज हाई इट मीन्स देयर इज अ डीप लेयर ऑफ वार्म वाटर। OMT अगर हाई होगा तो इसका मीनिंग ये होगा कि वार्म वाटर की एक डीप लेयर है। द अपवेलिंग इफेक्ट, एज अ साइक्लोन पासेस ओवर द ओशन, साइक्लोन जैसे ही पास होते हैं ओशन के ऊपर से इट चर्न द वाटर ब्रिंगिंग अ डीपर कूलर वाटर टू द सरफेस। अपवेलिंग, if the warm layer is shallow, high SST but low OMT, the cyclone will quickly weaken as it brings up cold water. जिस टाइम पर साइक्लोन ओशन के अबव पास ओवर होते हैं ये वाटर को चर्न करते हैं, ऊपर का जो वाटर सरफेस है वो नीचे पहुंच जाता है और नीचे का ऊपर आ जाता है। इस केस में OMT का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर जो साइक्लोन होगा वो और स्ट्रॉन्ग होगा और अगर OMT ओशन में टेम्परेचर अगर लो है देन ये लेयर ऊपर आने के बाद साइक्लोन को वीक करती है। Effect, for a tropical cyclone to intensify, the ocean generally need an OMT of at least 26.5 degrees Celsius, extending down to a depth of at least 50 मीटर। ट्रॉपिकल साइक्लोन को इंटेंसिफाई होने के लिए जनरली ओशन OMT जो होना चाहिए वो एट लीस्ट 26.5 डिग्री होना चाहिए।
और ये 50 मीटर के डेप्थ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ सिक्किम बीइंग द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट? सिक्किम इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? It helps in maintaining the ecological balance of the region. This is correct. It improves the quality of soil and groundwater. This is also correct. It provides a better health and nutrition to the people. This is correct. So correct answer is D. 1, 2, 3. So let's discuss in detail. Organic farming eliminate the use of synthetic fertilizer and pesticides. जब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है तो इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड को हमेशा रिमूव करने की बात की जाती है। दिस प्रिवेंट केमिकल लीचिंग इनटू द सॉइल एंड वाटर, preserve the natural flora and fauna of the fragile Himalayan ecosystem, and ensure chemical-free produce for consumers. About organic farming से related यहाँ पर कुछ important points गिवन है। Organic farming has moved from a traditional niche to a major policy priority in India, driven by both environmental concern and the rising global demand for chemical-free produce. What is organic farming? Organic farming is a production system that avoid or largely excluded the use of synthetic fertilizer, pesticides, growth regulators, and livestock feed additives. ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन का एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिंथेटिक फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करता है एंड यहाँ पर जितना भी ग्रो किया जाता है वो रेगुलेटर्स के द्वारा किया जाता है। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन क्रॉप रोटेशन पर रिलाई करता है, ग्रीन मैन्योर, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, कंपोस्टिंग पर फोकस करता है। इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम। इन 2016 सिक्किम became the first state in the world to become fully organic. This transition was the result of a decade-long policy shift starting in 2003. ये जो ऑर्गेनिक स्टेट बना सिक्किम, इसके लिए ये ट्रांजिशन हुआ, डिकेड लॉन्ग पॉलिसी शिफ्ट इसके लिए 2003 से स्टार्ट किए गए थे। पॉलिसी एक्शन, स्टेट गवर्नमेंट बैन द सेल एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। स्टेट गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड के सेल एंड यूज को बैन किया। सर्टिफिकेशन, अप्रोक्सीमेटली 75,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। इम्पैक्ट, beyond health benefits, this move boosted rural tourism and increased the premium price of Sikkim's cash crop like large cardamom and ginger. मेजर ऑर्गेनिक हर्ब्स इन इंडिया। इंडिया में मेजर ऑर्गेनिक हर्ब्स कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश होल्ड द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इन इंडिया। अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के रिस्पेक्ट में इंडिया में एमपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर लार्जेस्ट एरिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, लक्षद्वीप। In 2020, it became the first UT to become 100% organic. लक्षद्वीप 2020 में 100% ऑर्गेनिक यूटी बन चुका है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? द इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट द ट्रांजिशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू टू प्राइमरी फ्लैगशिप स्कीम। नंबर 1, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। नंबर 2, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। परंपरागत कृषि विकास योजना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स गिवन है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOVCDNER से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। सर्टिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया, सर्टिफिकेशन किस तरह से गिवन किया जाता है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इन इंडिया डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड मार्केट। NPOP, PGS India। NPOP means National Program for Organic Production, managed by APEDA. This is mandatory for exporting organic product. It is recognized by the EU and Switzerland. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट किया जाता है देन सर्टिफिकेशन इसको गिवन किया जा सकता है। नेक्स्ट PGS इंडिया, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, इनके द्वारा यहाँ पर सर्टिफिकेशन गिवन किए जाते हैं। चैलेंजेस एंड रोड अहेड, क्या क्या चैलेंजेज हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड? ट्रांजिशन पीरियड, इट यूजुअली टेक 3 years फॉर सॉइल टू बी सर्टिफाइड क्लीन, ड्यूरिंग विच yield में टेम्परेरी ड्रॉप। सॉइल को
क्लीन करने के लिए 3 इयर्स तक का टाइम पीरियड लग सकता है, और इस 3 इयर्स का टाइम पीरियड में जो याइल्ड है वो टेम्परेरी ड्रॉप हो सकती है। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, हाई कॉस्ट से रिलेटेड चैलेंज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, with reference to the climate and clean air coalition to reduce short-lived climate pollutant, which of the following statement is correct? शॉर्ट लाइव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करने के लिए क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, CCAC इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये G20 ग्रुप का इनिशिएटिव नहीं है। स्टेटमेंट 2, CCAC is focused on methane, black carbon and hydrofluorocarbons. This is correct. So correct answer is B, 2 only. So let's discuss in detail. CCAC was launched by the United Nations Environment Program (UNEP) and 6 countries: USA, Canada, Mexico, Ghana, Bangladesh, Sweden. Not G20. CCAC यूएनईपी के द्वारा 6 मेंबर कंट्रीज के साथ इसको लॉन्च किया गया है, जबकि क्वेश्चन में G20 गिवन है, जो कि रॉन्ग है। इट फोकस स्पेसिफिकली ऑन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट which include methane, black carbon, and HFCs, as these have a much higher warming potential than CO2 but shorter lifespans in the atmosphere. Question number 15. Consider the following statement. Nagoya Protocol is an international agreement aimed at sharing the benefit arising from the utilization of genetic resources in a fair and equitable way. नागोया प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मेन एम जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से होने वाले बेनिफिट को फेयर एंड इक्विटेबल तरीके से शेयर करना है। किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर जेनेटिक रिसोर्स अवेलेबल है और किसी अदर कंट्री की कंपनी उसको सेल कर रही है, देन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस कंट्री में जेनेटिक रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है या प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रॉफिट का कुछ शेयर उसको भी प्रोवाइड किया जाए। इसी के लिए नागोया प्रोटोकॉल एग्रीमेंट किया गया। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी governing the movement of living modified organisms resulting from modern biotechnology from one country to another. कार्टेजिना प्रोटोकॉल भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके किसी दूसरे कंट्री में अगर मूवमेंट इनका कराया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। बोथ प्रोटोकॉल आर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दोनों ही प्रोटोकॉल CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट रहे हैं। नागोया प्रोटोकॉल 2010 का है। फोकस ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। कार्टेजिना 2000 फोकस ऑन बायोसेफ्टी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम रिस्क posed by LMOs। कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल के बीच क्या डिफरेंस है, उससे रिलेटेड टेबल गिवन है। Question number 16. What is the main difference between the Mediterranean and savanna types of climate? Mediterranean and savanna type of climate के between क्या difference है? Correct answer is A. Mediterranean climate has dry summers and rainfall in winters, while savanna climate has distinct wet and dry seasons with most rainfall in summers. Mediterranean climate ड्राई समर्स एंड विंटर में रेनफॉल होता है। सवाना क्लाइमेट में वेट एंड ड्राई सीजन्स डिस्टिंक्ट होते हैं और समर सीजन में यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। दिस इज अ क्लासिक फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन। द मेडिटेरियन क्लाइमेट इज यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स विंटर रेनफॉल कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ वेस्टर्ली बेल्ट। मेडिटेरियन क्लाइमेट यूनिक क्लाइमेट है बिकॉज यहाँ पर विंटर सीजन में रेनफॉल होता है और ये वेस्टर्ली बेल्ट में शिफ्टिंग की वजह से ऐसा होता है। द सवाना इज अ ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट वेयर द पीक रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द हाई सन सीजन। सवाना एक ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट है जहाँ पर हाई सन सीजन इट मीन समर सीजन में रेनफॉल पीक पर होता है। अबाउट द मेडिटेरियन क्लाइमेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
Mediterranean climate, also known as the warm temperate western margin, मेडिटेरियन क्लाइमेट को वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट का नाम से भी जाना जाता है, इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट एंड प्लीजेंट क्लाइमेट टाइप इन द वर्ल्ड। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट मोस्ट डिस्टिंक्ट एंड प्लेजेंट क्लाइमेट है। इट इज हाईली सॉट आफ्टर फॉर बोथ टूरिज्म एंड स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर। डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन। मेडिटेरियन क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है? दिस क्लाइमेट इज टिपिकली फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स between 30 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जो क्लाइमेट है ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स में होता है और इक्वेटर का 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये अवेलेबल है। द मेडिटेरियन बेसिन, द लार्जेस्ट एरिया सराउंडिंग द मेडिटेरियन सी, southern Europe, North Africa, and Western Asia. मेडिटेरियन बेसिन मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग एक लार्जेस्ट एरिया है, स्पेशली सदर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया के द्वारा कवर है। अदर रीजन्स हैव सेम क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट के सेम कुछ अदर एरियाज में भी ये क्लाइमेट अवेलेबल है, सच एज कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका, साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस क्लाइमेट इज इट्स सीजनल रेनफॉल पैटर्न which is the reverse of most other climate. Dry, warm, hot summers, mild, wet winters, moderate temperature range. ये मेडिटेरियन क्लाइमेट के कुछ कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज यहाँ पर जो समर्स होती हैं वो ड्राई, वार्म और हॉट होती हैं। यही वजह है कि ये जो क्लाइमेट है थोड़ा स्पेशल है अदर टाइप के क्लाइमेट से। विंटर यहाँ का मिल्ड एंड वेट होता है एंड टेम्परेचर रेंज यहाँ का मॉडरेट है। नेचुरल वेजिटेशन, स्क्लोफाइल, यहाँ का जो वेजिटेशन है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन हैं। ऑर्काड ऑफ द वर्ल्ड, मेडिटेरियन क्लाइमेट को ऑर्काड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। द मेडिटेरियन क्लाइमेट इज फेमस फॉर इट्स विटिकल्चर, ग्रेप्स कल्टीवेशन एंड सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन। मेडिटेरियन क्लाइमेट विटिकल्चर के लिए फेमस है। सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स यहाँ पर थ्राइव करते हैं। थ्री पिलर्स ट्रेडिशनली नोन फॉर द मेडिटेरियन ट्राइड ऑफ वीट, olives and grapes. Wine production, because of the long sunny summers are perfect for ripening grapes. These regions like Napa Valley, Bordeaux, and Tuscany are the world's premier wine producing hubs. Feature description. मेडिटेरियन क्लाइमेट के क्या क्या फीचर हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में गिवन है। अबाउट द सवाना क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सवाना क्लाइमेट ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, act as a transitional zone between the humid tropical rainforest and the arid hot desert. It is most famously associated with the vast grassland of Africa, but it also exists in part of South America, northern Australia, and southern Asia. Characteristic of the savanna climate. Savanna climate का क्या क्या characteristic है? Number of distinct seasonal cycle. Unlike the rainforest, which is wet year round, the savanna is defined by two very sharp seasons: A, wet season summer, and B, the dry season winter. सवाना क्लाइमेट का जो समर होता है वो वेट सीजन होता है एंड विंटर ड्राई सीजन होता है। नंबर ऑफ टेम्परेचर प्रोफाइल, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन हाई थ्रू आउट द ईयर, यूजुअली रेंजिंग बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ का हाई टेम्परेचर होता है, यूजुअली ये 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होता है। नंबर 3, वेजिटेशन, पार्कलैंड लैंडस्केप, यहाँ पर टॉल ग्रासेस अवेलेबल हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस ट्रीज हैं, एकेसिया ट्रीज, बोबाब ट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है। नंबर 4, द बिग गेम कंट्री, द सवाना इज होम टू द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द लार्ज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स ऑन द अर्थ। सवाना एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स का लार्ज कंसंट्रेशन है। हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एनिमल कौन कौन से, इससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। सॉइल एंड नेचुरल हजार्ड्स, लेटरलाइजेशन,
Due to altering wet and dry spells, the soil often undergoes leaching during the rain, leading to the formation of laterite soil, which are rich in iron and aluminum but poor in organic matter. अल्टरिंग वेट एंड ड्राई स्पेल्स की वजह से यहाँ का जो सॉइल होता है उसमें लीचिंग होता है। रेन सीजन में ये लीचिंग होता है जिसकी वजह से लैटराइट सॉइल यहाँ पर फॉर्म होती है। लैटराइट सॉइल में आयरन एंड एल्यूमिनियम काफी रिच होता है बट ऑर्गेनिक मैटर वेरी पुअर होता है। बुश फायर्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द पास्ट ग्रास बिकम हाईली फ्लेमेबल। Natural or man-made fires are common. However, they are a vital part of the ecosystem as they clear old growth and allow for new grass to sprout when the rains return. Question number 17. Which one of the following countries in Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? इनमें से कौन सा कंट्री है साउथ वेस्ट एशिया का जो मेडिटेरियन सी के साथ ओपन आउट नहीं होता है? करेक्ट आंसर इज बी। जॉर्डन एक ऐसा कंट्री है जो साउथ वेस्ट एशिया के साथ ओपन नहीं होता है। सीरिया हम देख सकते हैं मैप में, ये साउथ मेडिटेरियन सी के साथ ओपन है। लेबनान मेडिटेरियन सी के साथ ओपन है। इजराइल मेडिटेरियन सी के साथ ओपन है। While Syria, Lebanon, and Israel all have coastlines along the Mediterranean, eastern Mediterranean, Jordan is landlocked from the Mediterranean. It only has a teeny coastline in the south opening into the Gulf of Aqaba, Red Sea. Question number 18. Which of the following is geographically closer to the Nicobar Island? Great Nicobar. इनमें से कौन सा आइलैंड है जो कि ग्रेट निकोबार के क्लोज है? करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज ए। सुमात्रा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के वेरी क्लोज हम देख सकते हैं मैप में। बोर्नियो मैप में गिवन है। जावा, श्रीलंका, ये सब भी आइलैंड हैं। एक्सप्लेनेशन। The southern tip of the Great Nicobar Island, Indira Point, is only about 145 to 150 km away from the northern tip of Sumatra. ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो सदर्न टिप है इंदिरा पॉइंट, ये नॉर्थर्न टिप ऑफ सुमात्रा से ओनली 145 टू 150 किलोमीटर अवे है। इन कंपैरिजन श्रीलंका इज मच फार्दर अवे अबाउट 1400 किलोमीटर एंड बोर्नियो जावा आर इवन मोर डिस्टेंट। देख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार से श्रीलंका अबाउट 1400 किलोमीटर अवे है, जबकि जावा, सुमात्रा, कंबोडिया एंड बोर्नियो ये इसके काफी क्लोज है। मोर अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर मोर देन जस्ट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दे आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स फॉर इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ओनली ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जियोग्राफिकल फीचर्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जियोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है? लोकेशन एंड डिवीजन। लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड द अंडमान सी, दे आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल, अंडमान एंड इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी के जंक्शन पर लोकेटेड है। ये 10 डिग्री चैनल के साथ सेपरेट है। अंडमान नॉर्थ में है, निकोबार साउथ में है। वॉल्केनिक एक्टिविटी। नंबर, बैरन आइलैंड, यहीं पर बैरन आइलैंड सिचुएटेड है, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। नंबर 2, नारकोडम आइलैंड, एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक आइलैंड। नारकोडम आइलैंड एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक आइलैंड है, वो इसी जोन पे लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हाईएस्ट पीक क्या क्या है? नंबर 1, सैडल पीक, नॉर्थ अंडमान, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्किपेलागो। नॉर्थ अंडमान का हाईएस्ट पॉइंट सैडल पीक है। एंड ग्रेट निकोबार में माउंट तुल्यर हाईएस्ट पीक है। डुंकन पैसेज सेपरेट साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। डुंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। स्ट्रेटेजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का स्ट्रेटेजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस क्या है? अंडमान एंड निकोबार कमांड, India's first and only tri-service theater command, established to safeguard the Malacca Strait, a vital global shipping lane. Malacca Strait एक vital global shipping lane है।
इसके सेफ गार्ड के लिए इंडिया में अंडमान एंड निकोबार कमांड स्टेब्लिश किया गया, जो कि इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, a major holistic development plan involving an international container transshipment port, a greenfield airport and a power plant. रिनेमिंग ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कुछ ऐसे आइलैंड हैं जिनका नेम पहले ब्रिटिशर्स के नेम पर था, बट इनको अब रिनेमिंग किया गया है। रोज आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। नील आइलैंड को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। स्टेट ऑफ मलक्काम देख सकते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और इनमें से कौन कौन सी कम्युनिटीज को पीबीटीजी स्टेटस गिवन किया गया है। द आइलैंड आर होम टू 5 पीबीटीजीज। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ट्राइबल कम्युनिटीज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेग्रिडो ओरिजिन एंड मंगोलियड ओरिजिन। नेग्रिडो ओरिजिन अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज, ओंगी, जारवा, सेंटिनल्स। Mongoloid origin, Sompen and Nicobarese. Note: the Sandalese remain the most isolated tribe in the world. Biodiversity and environment. Vegetation primarily tropical vegetation forest यहाँ पर मिलते हैं। Marine life known for extensive local reefs and the dugong which is the state animal. National park, यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क अवेलेबल हैं? कैंपबेल बे एंड गैलेथिया, ग्रेट निकोबार। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। अंडमान एंड निकोबार है 9 नेशनल पार्क, इसमें टोटल 9 नेशनल पार्क हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सेल्यूलर जेल एंड जापानीज ऑक्यूपेशन, ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन है। सेल्यूलर जेल कालापानी, located in a Port Blair, it remains a symbol of the Indian independence struggle, housing revolutionaries like Veer Savarkar. Japanese occupation, the islands were occupied by Japan during World War II and were the first part of India to be liberated under the provisional government of Azad Hind. Key biodiversity facts for UPSC preparation. Total national park अंडमान एंड निकोबार में 9 है। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 96 है। एंडेमिज्म, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ फ्लोरा इज एंडेमिक। स्टेट एनिमल डुगोंग, स्टेट बर्ड अंडमान वुड पिजन। Significance: these islands fall under the Indo-Burma and Sundaland biodiversity hotspot. Protected areas in Andaman and Nicobar Island. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन कौन से एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड हैं? यहाँ पर ऑल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गिवन है। सभी को टेबुलर फॉर्म में यहाँ गिवन किया गया है और सभी के क्या क्या की फीचर्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है। क्विक रिवीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड यहाँ पर क्विक फैक्ट्स दिए हैं टेबुलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Global Ocean Commission grant license for seabed exploration and mining in international water. This is wrong because international waters में एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के लिए लाइसेंस ग्रांट करने का वर्क ग्लोबल ओशन कमीशन का नहीं होता है। ये जो वर्क होता है मेनली इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का होता है। नंबर, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। इंडिया को इंटरनेशनल वाटर्स में सीबेड मिनरल्स को एक्सप्लोर करने का लाइसेंस मिला हुआ है। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, रेयर अर्थ एनिमल्स मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। दिस इज करेक्ट बिकॉज इंटरनेशनल वाटर के सी फ्लोर में रेयर अर्थ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। International Seabed Authority is the body that grant mining license, not the Global Ocean Commission, which was an independent international initiative. Why statement 2 is correct? India has been granted license for exploring polymetallic nodules in the Central Indian Ocean Basin and polymetallic sulfide in the Indian Ocean. इंडिया को सेंट्रल इंडियन ओशन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एक्सप्लोर करने का एंड इंडियन ओशन में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड एक्सप्लोर करने का लाइसेंस मिला हुआ है। वह स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। डीप सी नोडुल्स आर नोन टू कंटेन सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशंस ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट।
डीप से नोडुल्स के अंदर सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एट वन ऑफ द प्लेस इन इंडिया, इफ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी, you will find that the sea water recede from the shoreline a few kilometers and come back to the shore twice a day. And you can actually walk on the seafloor when the water recedes. This unique phenomenon is seen at Chandipur. Correct answer is C. Let's discuss in detail. चांदीपुर बीच इन ओडिशा इज फेमस फॉर इट्स वैनिशिंग सी। ओडिशा में चांदीपुर बीच वैनिशिंग सी के तौर पर फेमस है, बिकॉज यहाँ का जो वाटर है वो कुछ आवर के लिए रिसीड हो जाता है, अगेन वो बैक आता है। ड्यू टू द यूनिक bathymetry underwater topography, the sea recedes by up to 5 kilometers during low tide and return during the high tide every day. लो टाइड एंड हाई टाइड पीरियड के ड्यूरिंग ये जो वाटर होता है चांदीपुर बीच का 5 किलोमीटर तक रिसीड होता है, रिटर्न होता है। अबाउट टाइड्स राइज एंड फॉल ऑफ द सी, टाइड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टाइड मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ द सी। नोन एज टाइड्स आर प्राइमरली कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून एंड द सन combined with the rotation of the earth. How tides work? Tides किस तरह से वर्क करते हैं? Tides are essentially long period waves that move across the ocean. They are driven by two main forces: gravitational pull, centrifugal force. Gravitational pull. The moon, being closer to the earth than sun, exerts a strong gravitational pull on earth's water. This pull creates a bulge on the water on the side of the earth facing the moon. Centrifugal force. As the Earth and Moon orbit around a common center of mass, an equal bulge is created on the opposite side of the Earth due to inertia. High tide versus low tide. High tide and low tide के बीच में क्या डिफरेंस है? As the Earth rotates, different part of the planet pass through these water bulges. High tide के बारे में कुछ points discuss करेंगे। When a coastal location align with the tidal bulge, the sea level rises to its highest point. Most coastal areas experience two high tides every lunar day. Low tide, when a location is situated between the two bulges, the sea level recedes to its lowest point. स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स गिवन हैं। व्हाई डू टाइड्स मैटर? टाइड्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? नेविगेशन, इकोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, फिशिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, according to Wildlife Protection Act 1972, which of the following animal cannot be hunted by any person except under some provisions provided by law? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एनिमल है जिससे किसी पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ हंटिंग नहीं किया जा सकता? घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एज, विल्ड बफेलो। सो करेक्ट आंसर इज डी 1 2 3। इनमें से किसी भी एनिमल का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हंटिंग नहीं किया जा सकता। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। All three animals are listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Animal in Schedule 1 and Part 2 of the Schedule 2 are given absolute protection, and hunting them is prohibited throughout India except if they become a danger to human life or are so disabled disease as to be beyond recovery. About Wildlife Protection Act 1972, almost all wild animals are protected from hunting, but the level of protection and the penalties involved depend on which schedule they belong to. Almost सभी वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग से प्रोटेक्शन गिवन किया गया है। ये किस लिस्ट के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है, ये डिपेंड करता है कि उसके लिए पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो हाई है, लो है। प्रोटेक्टेड शेड्यूल्स, शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। द एक्ट डिवाइड्स एनिमल इनटू स्पेसिफिक शेड्यूल्स बेस्ड ऑन देयर कंजर्वेशन स्टेटस। कंजर्वेशन स्टेटस के बेस पर एनिमल एंड प्लांट को अलग अलग शेड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। शेड्यूल 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन, this include endangered species like the tiger, Asiatic lion, one-horned rhinos, great Indian bustard and Gangetic dolphin. शेड्यूल 1 के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक टाइगर, एशियाटिक लायन, वन ऑन राइनोस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन को इंक्लूड किया गया है।
hunting. These are still prohibited and offense uh, carry the harsh penalties. शेड्यूल वन से रिलेटेड जो भी ऑफेंस किया जाता है उसके लिए हार्शेस्ट पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है और इन्हें स्ट्रिक्ट तरीके से इसके हंटिंग को प्रोहिबिट किया गया है. शेड्यूल सेकंड, हाई प्रोटेक्शन. शेड्यूल्स एनिमल दैट स्टिल रिक्वायर stringent protection but are perhaps not as critically endangered as those in schedule first. Examples include the king cobra and various monkeys. शेड्यूल सेकंड के अंदर जो एनिमल हैं इन्हें स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन गिवन किया गया बट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं होते हैं. शेड्यूल वन के अंदर जिस तरह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल को इंक्लूड किया गया है, शेड्यूल वन के अंदर किंग कोबरा एंड वेरियस मंकीज को प्रोटेक्शन गिवन किया गया है. शेड्यूल थ्री, प्रोटेक्टेड प्लांट्स. अंडर द न्यू सिस्टम शेड्यूल थ्री इज नाउ एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू स्पेसिफाइड प्लांट. शेड्यूल थ्री प्लांट से रिलेटेड है. द प्रोहिबिशन, इट इज इलीगल टू willfully pick, uproot, damage, destroy or acquire any plant specified in this schedule from any forest land or protected area. Exception, possession or cultivation is only allowed with a license or for specific scientific educational purpose. Examples, this includes very high value or rare flora like red sanders, blue vanda, badoms, साइसेड एंड कुटकी. यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. शेड्यूल फॉर जनरल प्रोटेक्शन कवर मैनी अदर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. while they have a lower level of protection than schedule first, they are still protected from unauthorized hunting. Not on vermins. Previously schedule 5 contained vermins like common crow and fruit bats that could be hunted. However, the 2022 amendment abolished Schedule 5. Now the central government must specifically notify any species as vermin for the specific area and period before they can be culled. वर्मिन वो एनिमल या प्लांट होते हैं जो स्पेशली एनिमल हैं जिन्हें कुछ केस में हंट करना पड़ सकता है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद. अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के लिए डेंजर क्रिएट कर रहा है देन उस एनिमल को हंट किया जा सकता है. आर देयर एनी एक्सेप्शंस? क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कुछ एक्सेप्शंस हैं? यस. डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, सेल्फ डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च पर्पज के लिए एनिमल को किल किया जा सकता है. की प्रोहिबिशंस टू रिमेंबर. सेक्शन 9 explicitly prohibit the hunting of any wild animal specified in Schedule 1, 2 and 4. Schedule 1, 2 and 4 के अंदर को स्पेसिफाइड एनिमल के जो हंटिंग को प्रोहिबिट किया गया सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग. ऑनरशिप, all wild animals are considered government property even if an animal is found dead on private land it belong to the state. किसी वाइल्ड एनिमल का अगर डेड बॉडी भी प्राइवेट लैंड पर है देन वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. ट्रैप्स एंड पॉइजन. द यूज ऑफ ट्रैप्स, एक्सप्लोजिव्स और पॉइजन्स फॉर हंटिंग इज स्टिल इलीगल एंड कैरीज हैवी जेल टाइम एंड फाइन्स. शेड्यूल 1, 2, 3, 4 के बिटवीन क्या डिफरेंस है उससे रिलेटेड यहाँ पर टेबल गिवन है. क्वेश्चन नंबर 22. विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डायपोल sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement is are correct? इंडियन ओशन डायपोल्स के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट है बिकॉज ये समटाइम्स न्यूज में शो होता है. स्पेशली इंडियन मानसून के फोरकास्टिंग से रिलेटेड ये न्यूज में शो हो सकता है. इंडियन ओशन डायपोल फेनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये जो फेनोमेना है ये ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से इसका कोई लिंक नहीं है. ये ओनली इंडियन ओशन रीजन का ही फेनोमेना है. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2, एन इंडियन ओशन डायपोल फेनोमेना कैन इन्फ्लुएंस अल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून. दिस इज करेक्ट. इंडियन ओशन डायपोल फेनोमेना मानसून पर अल नीनो के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है. दिस इज करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज बी 2 ओनली. लेट्स डिस्कस इन डिटेल. The Indian Ocean Dipole is the temperature difference between the Western Indian Ocean and the Eastern Indian Ocean, not the Pacific Ocean. Indian Ocean Dipole mainly
ईस्टर्न इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन के बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस है। वाई स्टेटमेंट टू इज करेक्ट? A positive IOD can often offset the negative impact of El Nino, leading to better monsoon rain in India. पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल यानी पॉजिटिव आईओडी अल्निनो के इम्पैक्ट नेगेटिव अल्निनो का जो इम्पैक्ट होता है इंडिया के ऊपर उसको बैलेंस कर सकता है। अल्निनो की वजह से इंडिया में जो लो रेनफॉल होता है उस इंडियन ओशन डायपोल इसको रेनफॉल की इस क्वांटिटी को बढ़ा सकता है। अबाउट द इंडियन ओशन डायपोल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑफन कॉल्ड द इंडियन निनो is a climate phenomena involving an irregular oscillation of sea surface temperature in which the western Indian Ocean becomes alternately warmer and then colder than the eastern part of ocean. It is key driver of weather pattern across the Indian Ocean basin, significantly affecting the Indian monsoon and the climate of Australia and East Africa. The three phase of Indian Ocean dipole. Indian Ocean dipole के three phases कौन-कौन से हैं? The Indian Ocean dipole is defined by the difference in the sea surface temperature between the western pole and the eastern pole. Three phases: positive phase, negative phase, neutral phase. Positive phase mechanism: the western Indian Ocean becomes warmer than usual, while the eastern Indian Ocean becomes colder. Winds: trade winds strengthen across the ocean, pushing warm water towards Africa. Impact: इंडिया ईस्ट अफ्रीका पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स गिवन है। नेगेटिव फेज के अंदर पॉजिटिव सिचुएशन का अपोजिट होता है और यहाँ पर पॉजिटिव फेज में हमने देखा कि वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन वार्म होता था, नेगेटिव में ये कोल्ड हो जाएगा और इसके अलग अलग रीजन पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स गिवन है। न्यूट्रल फेज में वाटर टेम्परेचर जो होता है रिलेटिवली नॉर्मल रहता है ईस्ट और वेस्ट साइड में। इंटरेक्शन विद अल नीनो, आईओडी का अल नीनो के साथ क्या रिलेशन है? The IOD can operate independently, but it often interacts with the El Nino Southern Oscillation in the Pacific Synergy. A positive IOD often coincides with the El Nino, while a negative IOD often coincides with La Nina. Importance for UPSC Civil Services exam. IOD का UPSC एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? Mechanism of atmospheric circulation. Understanding the water circulation and how IOD alters it. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है आईओडी की वजह से, ये सब रिलेवेंस है इसके। आईओडी एंड पॉजिटिव आईओडी एंड नेगेटिव आईओडी के बिटवीन क्या डिफरेंस है, टेबुलर फॉर्म में ये डिफरेंस गिवन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।